सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो आज की इस क्लास में हम हमारे पाठ्यक्रम में जो एक नया टॉपिक जुड़ा है पूर्ति की अवधारणा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे आज। और ये जो टॉपिक है नया जुड़ा है, तो प्रश्न यहाँ से बनना स्वाभाविक है। प्रश्न तो वैसे हर एक टॉपिक से आएगा। तो आज जो हम इस टॉपिक को करने वाले हैं और इसमें हर एक उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये क्लास बनाई गई है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा इनमें से ही आ जाए। और एक बात मैं और बता दूं आपको कि अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं अपने जो टॉपिक है उसके बारे में, पूर्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पूर्ति होती क्या है। ठीक है, पूर्ति से क्या अर्थ है। देखिए, वस्तु की वह मात्रा जिसे विक्रेता एक निश्चित अवधि में निश्चित कीमत पर बेचने को तैयार रहता है, यानी कि विक्रेता या यहाँ पे फर्म शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, निश्चित कीमत पर निश्चित समय में वस्तु की मात्रा जो वह बेचने को तैयार रहता है, ठीक है, वह पूर्ति होती है। यहाँ पर देखिए, पूर्ति स्टॉक का एक भाग होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, पूर्ति एक स्टॉक का भाग होता है जिसे उत्पादक विक्रय करने के लिए निर्धारित अवधि में तत्पर रहता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ कि पूर्ति स्टॉक का भाग है। मान लीजिए कि एक जो उत्पादक है वो 100 वस्तुओं का उत्पादन करता है, वो 100 वस्तुओं का उत्पादन करता है। ये जो 100 वस्तुएं हैं ये जो कुल 100 वस्तुएं हैं, ये उसका स्टॉक होगा, ये उसका स्टॉक होगा। और एक निश्चित अवधि में इन 100 में से उसने 90, ठीक है, 90 वस्तुएं जो है वो उसने बेच दी हैं। तो ठीक है, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, पूर्ति मात्रा कहलाएगी। यानी कि पूर्ति क्या है, स्टॉक का एक भाग होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए, किसी वस्तु की पूर्ति बाजार में जो है वो कई कारणों से प्रभावित होती है। ठीक है, और ऐसे ही कुछ कारकों की अब हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पूर्ति को प्रभावित करने वाला जो तत्व है वो है वस्तु की बाजार कीमत। वस्तु की बाजार कीमत। देखिए, जब किसी वस्तु या सेवा की जो कीमत, बाजार कीमत है वो अधिक होती है, बाजार कीमत अधिक होगी तो उत्पादकों को क्या होगा, अधिक लाभ होगा। ठीक है, इससे जो उत्पादक है वो उत्साहित होकर बाजार में उस वस्तु के सभी उत्पादक अपना उत्पादन बढ़ाकर पूर्ति मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर इसका उल्टा अगर कीमत कम होगी तो वो वस्तु की पूर्ति भी क्या करेंगे, कम हो जाती है। ठीक है, तो वस्तु की बाजार कीमत से पूर्ति प्रभावित होती है। ठीक है, ये पहला कारण था। इसके बाद में दूसरा, वस्तु के उत्पादक साधनों की कीमतें। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, वस्तु के उत्पादन साधनों की कीमतें। इसमें देखिए कि वस्तु के उत्पादन में जो साधन प्रयुक्त किए गए हैं उनकी कीमत बढ़ने से उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका उल्टा जिन वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की कीमतें घट जाती हैं तो उनकी उत्पादन लागत घट जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में अधिक उत्पादन लागत पर कम उत्पादन होने से बाजार में उत्पादन की पूर्ति जो है वो घट जाती है, और इसके उल्टा उत्पादन लागत घटने पर उसकी जो बाजार पूर्ति है वो बढ़ जाती है। तो यानी कि जो उत्पादन के साधनों की कीमतें हैं उनसे जो है पूर्ति प्रभावित होती है। इसके बाद में संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुओं की कीमतें देखिए, इसमें देखिए कभी कभी क्या होता है, वस्तु की पूर्ति जो संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमतों के परिवर्तन से प्रभावित होती है। जिस वस्तु की संबंधित वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादक उस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने की ओर प्रेरित होते हैं और अधिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या होता है, जिस वस्तु की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई होती है उसकी पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यहाँ पर संबंधित वस्तुएं, पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। ये आपको पहले अच्छे से बताया हुआ है, ज़्यादा यहाँ पर बात चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन।
अब तकनीक या प्रौद्योगिकी परिवर्तन से भी पूर्ति प्रभावित होती है। देखिए, समय के साथ साथ क्या उत्पादन की नई नई तकनीकें विकसित हो रही है, जो कम समय में और कम लागत पर अधिक उत्पादन प्रदान करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, किसी वस्तु की जो पूर्ति है वो बाजार में बढ़ जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि पूर्ति प्रभावित होती है, तकनीकी या प्रौद्योगिकी परिवर्तन से जो है पूर्ति प्रभावित होती है। इसके बाद में बात करते हैं विशेष अवसर। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है त्योहारों एवं उत्सवों का विशेष महत्व है, जिसमें विशिष्ट वस्तुओं व सेवाओं की मांग अचानक बढ़ती है और मांग अचानक बढ़ने के कारण उसकी पूर्ति करने हेतु ऐसे विशेष अवसरों पर जो उत्पादक है अपना लाभ अधिकतम करने के लिए अपनी पूर्ति बढ़ा देते हैं और बिक्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो पूर्ति विशेष अवसरों से भी प्रभावित होती है। इसके बाद में बात करते हैं आगतों की गुणवत्ता। आगतों की गुणवत्ता यानी कि जो कच्चा माल उपयोग करने से जो है वस्तु की उत्पादन मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, अच्छे किस्म का अगर कच्चा माल प्रयोग किया जाएगा तो वस्तु की उत्पादन मात्रा में जो है वृद्धि होगी। ठीक है, तो इससे भी जो है पूर्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं परिवहन लागतें। परिवहन लागतें, देखिए ये पूर्ति पक्ष पर जो है परिवहन लागतों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि अच्छी परिवहन सुविधाओं की क्या होती है, लागतें क्या होती है, कम होती है। अगर बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवानी है तो उनकी लागतें क्या होती है, कम होती है। तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो वस्तु की परिवहन मात्रा पर पड़ता है और पूर्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये हो गए पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक तत्व। अब बात करेंगे हम पूर्ति के नियम की। देखिए, पूर्ति का नियम क्या कहता है, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत घटने पर पूर्ति घट जाती है। यानी कि वस्तु की पूर्ति और कीमत में धनात्मक संबंध पाया जाता है। ठीक है, कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी बढ़ती है, कीमत घटती है तो पूर्ति भी घटती है। और यही क्या है, यही पूर्ति का नियम है। ठीक है, यानी कि जो पूर्ति का नियम है, पूर्ति के नियम के अनुसार पूर्ति की मात्रा और कीमत में कैसा संबंध होता है, फलनात्मक संबंध होता है। पूर्ति का नियम जो है पूर्ति की मात्रा और कीमत में फलनात्मक संबंध को व्यक्त करता है, यानी कि Sx बराबर F, ठीक है, फिर P ब्रैकेट में। ठीक है, और वस्तु की कीमत और पूर्ति में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है। ये सब बातें जो लिख रखी हैं आपने ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम बात करेंगे पूर्ति के नियम की मान्यताएं। ये पूर्ति के नियम में ये मान्यताएं लेकर चलते हैं कि जो वस्तु विशेष के उत्पादन साधनों की पूर्ति जो है, उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमत क्या होती है, स्थिर होती है। उत्पादन के जो साधन हैं उनकी जो पूर्ति और कीमतें हैं वो क्या है, स्थिर मानी जाती है। और जो उत्पादन की तकनीक है उसे भी स्थिर मानी जाती है। ठीक है, और जो वस्तु विशेष है उसके प्रति जो विक्रेता और क्रेता की रुचि है वो क्या होनी चाहिए, स्थिर रहनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में वस्तु विशेष की पूर्ति कैसी होनी चाहिए, विभाज्य हो। संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहनी चाहिए। सरकार द्वारा आरोपित कर एवं अनुदान स्थिर रहने चाहिए। कृषिगत पदार्थों की पूर्ति हेतु मौसम और जलवायु दशाएं स्थिर रहनी चाहिए। और कृषिगत पदार्थों की पूर्ति उसकी कीमत की तुलना में समयावधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। ये सारी मान्यताएं इसमें लेकर चली जाती है। ठीक है, ये तो होगी इसकी मान्यताएं। अब पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के क्या कारण है, ये नियम कैसे काम करता है वो देखिए। देखिए, पूर्ति के नियम की क्रियाशीलता के कारण, देखिए ऊंची कीमतों पर लाभ अधिकतम करने के लिए फर्में अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती है। कीमतें ज़्यादा होगी तो लाभ अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो फर्में क्या करती है, अधिक मात्रा बेचने का प्रयास करती है। ये इसका पहला क्रियाशीलता का कारण है। इसके बाद में ऊंची बाजार कीमतों पर नए उत्पादकों का आगमन होता है। अगर कीमतें ज़्यादा हैं तो लाभ ज़्यादा होगा, लाभ ज़्यादा होगा तो जो बाजार में जो है वो नए उत्पादक आएंगे। ठीक है, इसके बाद में दीर्घकाल में सभी उत्पादन साधनों की पूर्ति परिवर्तनशील होती है। दीर्घकाल में जो उत्पादन के साधन हैं उनकी पूर्ति कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है और वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना आसान रहता है। ये इसकी क्रियाशीलता के कारण है। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर
एक तो होता है पूर्ति, ठीक है, और एक है पूर्ति मात्रा। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। देखिए, पूर्ति तो वह होती है जो निश्चित समय में निश्चित कीमत पर एक विक्रेता बेचने को तत्पर रहता है, तैयार रहता है। लेकिन पूर्ति मात्रा जो वह बेचता है, वस्तु की जितनी इकाइयाँ बेच देता है, वो वस्तु पूर्ति होती है। ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ति अनुसूची के बारे में। देखिए, पूर्ति अनुसूची दो प्रकार की है, एक तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची और एक बाजार, ठीक है, बाजार पूर्ति अनुसूची। अब यहाँ पर हम पहले बात करते हैं व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची के बारे में। देखिए, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची क्या है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर एक विक्रेता वस्तु की जितनी इकाइयाँ बेचने को तैयार रहता है, यानी कि एक विक्रेता जितनी इकाइयाँ बेचने को तैयार रहता है उसे पूर्ति अनुसूची कहते हैं, पूर्ति अनुसूची कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति वक्र भी आएगा, ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी व्यक्तिगत पूर्ति। ये तो अनुसूची की होगी। अगर इसे हम ग्राफ के रूप में बनाएं तो वो इसके वक्र की परिभाषा हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है, ठीक है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची है। कीमत दी गई है, एक साइड में पूर्ति दी गई है, ठीक है। तो ये एक विक्रेता द्वारा बेची गई वस्तु की मात्राएं हैं, ठीक है। इसके बाद में ये पूर्ति वक्र है, धनात्मक ढाल वाला होता है, ध्यान में रखना आपने, इसका ढाल कैसा होता है? धनात्मक ढाल होता है, ठीक है। और कीमत और पूर्ति मात्रा में प्रत्यक्ष या धनात्मक संबंध होता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे बाजार पूर्ति अनुसूची की। देखिए, बाजार पूर्ति अनुसूची क्या है? वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विभिन्न विक्रेता जितनी इकाइयों का विक्रय करने के लिए तैयार होते हैं, उनके क्षैतिज योग को बाजार पूर्ति तालिका, बाजार पूर्ति अनुसूची या बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। यानी कि जो हम पढ़ के आए हैं व्यक्तिगत पूर्ति में, हमने पढ़ा था कि एक विक्रेता द्वारा, इसमें सभी विक्रेताओं का, ठीक है, इसमें जितने भी विक्रेता हैं सभी का जो है योग जो है, ठीक है, उनका योग जो है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? बाजार पूर्ति तालिका। अगर सारणी के रूप में बनाएंगे तो बाजार पूर्ति तालिका, ठीक है, या बाजार पूर्ति अनुसूची। अगर उसे वक्र के रूप में दर्शाएंगे तो बाजार पूर्ति वक्र कहा जाएगा, ठीक है। तो विभिन्न कीमतों पर विभिन्न विक्रेता द्वारा, यानी कि सभी विक्रेता द्वारा या सभी फर्मों के द्वारा जितनी इकाइयाँ बेची जाती है या बेचने को तैयार रहते हैं वो, ठीक है, वो बाजार पूर्ति अनुसूची होती है। अब मैं आपको ये इसकी सारणी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर कीमत है, ये विक्रेता ए है और ये विक्रेता बी है। तो बाजार पूर्ति अनुसूची में क्या होगा? इनका योग जो है, ठीक है, ए और बी का योग जो है वो बाजार पूर्ति होगी। जैसे 2 और 3 5, 4 और 6 10, इनका योग जो है, ठीक है, इनका योग जो है वो बाजार पूर्ति अनुसूची होगी। अगर वक्र के रूप में देखें हम, तो वक्र के रूप में देखिए, ये जो है विक्रेता ए का पूर्ति वक्र है और ये जो विक्रेता बी का पूर्ति वक्र है। इन दोनों को मिलाने से हमें बाजार पूर्ति वक्र प्राप्त होता है। कई जगह ये आपको ऐसे डायरेक्ट भी मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बाजार पूर्ति वक्र को दर्शाता है। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट, जहाँ से हमारा प्रश्न बनने के पूरे चांस हैं, वह देखिए, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर ही होता है कि एक तो होता है पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, और यहाँ पर एक होता है पूर्ति वक्र में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा और पूर्ति वक्र में परिवर्तन, दोनों में बड़ा अंतर है, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। देखिए, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन जो है, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन जो है वो कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है। कीमत में परिवर्तन होने के कारण जो है वो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन होता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले मैं यहाँ पे पूर्ति मात्रा में परिवर्तन बता रहा हूँ, उसके बाद में पूर्ति वक्र में परिवर्तन बताऊंगा, ठीक है। अब पूर्ति मात्रा में परिवर्तन है वो होगा कीमत में परिवर्तन के कारण। अब यहाँ पे पहले
ये फर्स्ट नंबर जो चित्र है ये देखिए, ये एक साइड में कीमत ली गई है 0, 2, 4, 6, 8, 10 और नीचे पूर्ति मात्रा को व्यक्त कर रहा है, और ये जो एस एस वक्र है ये हमारा पूर्ति वक्र है। देखिए जब कीमत बढ़कर 2 से 4 होती है तो पूर्ति मात्रा 10 से 20 हो जाती है। कीमत ऐसे ही बढ़कर जब 4 से 8 आती है, ठीक है, तो मात्रा जो है वो 20 से 40 पहुंच जाती है। तो ऐसे में क्या है, पूर्ति में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि होने के कारण पूर्ति मात्रा में वृद्धि हुई है। पूर्ति मात्रा में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। कीमत में वृद्धि होने के कारण पूर्ति मात्रा में वृद्धि होना, ये क्या कहलाता है, पूर्ति में विस्तार कहलाता है। पूर्ति में विस्तार कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा इसे। इसके बाद में बात करें, ये तो हो गया विस्तार। अब देखिए जब कीमत 8 रुपये होने से 4 रुपये आ गई तो मात्रा जो है वो 40 से कितनी आ गई, 20 आ गई। फिर कीमत घटकर 2 हो गई। इसी प्रकार ये मात्रा भी, पूर्ति मात्रा भी घट गई। देखिए कीमत में कमी होने के कारण, कीमत में कमी होने के कारण पूर्ति की मात्रा में भी कमी आई। तो ये जो कमी होने के कारण पूर्ति मात्रा में जो कमी आई है इसे कहेंगे संकुंचन। इसे क्या कहेंगे, संकुंचन। यानी कि इसका जो ए बिंदु से बी बिंदु पर आना जो है वो पूर्ति का संकुंचन कहलाएगा। यानी कि कीमत में वृद्धि होगी तो पूर्ति मात्रा में वृद्धि होगी, वो हो जाएगा विस्तार। और कीमत में कमी होगी तो पूर्ति मात्रा में भी कमी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, संकुंचन। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे आगे जो पूर्ति वक्र में परिवर्तन है उसके बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे पूर्ति वक्र में परिवर्तन के बारे में, पूर्ति वक्र में शिफ्ट के बारे में। देखिए पूर्ति मात्रा में परिवर्तन तो होता है कीमत में परिवर्तन के कारण, ठीक है। पूर्ति में जो संकुंचन और विस्तार होता है वो कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। लेकिन जो पूर्ति वक्र है, पूर्ति वक्र है वो कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होता, कीमत में परिवर्तन से नहीं होता, बल्कि वो अन्य कारकों में परिवर्तन हो जाने से उत्पन्न होता है। अब वो अन्य कारक कौन कौन से हैं, देखिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन हो जाए, संबंधित वस्तुओं कीमत परिवर्तन हो जाए, कर नीति के कारण कोई विशेष अवसर हो, ठीक है, ये बहुत से कारण हैं इनके, जिनके कारण क्या है, पूर्ति वक्र में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इन सब के कारण जो है पूर्ति वक्र में शिफ्ट होता है। अब मैं एक चित्र के माध्यम से, इन्हें वक्रों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लीजिए प्रौद्योगिकी में परिवर्तन हो गया, ठीक है, तकनीक में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, कीमत में परिवर्तन नहीं होगा, कीमत यहाँ पर स्थिर रहेगी। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी परिवर्तन होने के कारण जो पूर्ति मात्रा है वो मान लीजिए OQ से OQ1 हो जाती है, OQ1 हो जाती है। तो हमारा जो पूर्ति वक्र है वो SS से S1 यानी कि पूर्ति वक्र नीचे शिफ्ट हो जाता है, दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है, नीचे की ओर दाईं तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये यानी कि पूर्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि कीमत के स्थिर रहने पर अन्य किसी भी कारक में परिवर्तन के कारण जो है वो पूर्ति मात्रा में वृद्धि के कारण जो है, ठीक है, पूर्ति में वृद्धि के कारण पूर्ति वक्र नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका नीचे की ओर शिफ्ट होना। इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट, पूर्ति वक्र का ऊपर की ओर शिफ्ट होना। तो यहाँ पर वही कीमत स्थिर है, ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश जो है, ठीक है, किसी कारणवश जो है पूर्ति में क्या आ जाती है, किसी भी मान लीजिए प्रौद्योगिकी या तकनीक में परिवर्तन के कारण जो है वो पूर्ति मात्रा Q से कहाँ चली जाती है, Q1 पर चली जाती है। ठीक है, तो जो पूर्ति वक्र है वो SS से S1 हो जाता है, यानी कि पूर्ति वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, पूर्ति वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। देखिए पूर्ति वक्र के ऊपर की ओर शिफ्ट होने से जो है पूर्ति में कमी आएगी, पूर्ति मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और पूर्ति वक्र के नीचे की ओर शिफ्ट होने से पूर्ति में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये सारा इसका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे आगे की क्लास में हम बात करेंगे जो पूर्ति की लोच है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक नया जुड़ा हुआ है तो प्रश्न यहाँ से ज़्यादा चांस है कि प्रश्न यहाँ से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो आप इन सब बातों को अच्छे से समझने की कोशिश
कीजिए। ठीक है। और एक मैं आपको और बात बता दूं कि जैसे ही हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक ख़त्म होते हैं तो हमारा जो विकास अर्थशास्त्र के जो टॉपिक हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।